नमस्ते। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है आपकी अपनी 10वीं कक्षा के गणित में। आज से हम पुनरावृत्ति आरंभ कर रहे हैं। प्रतिदिन कुछ गिने चुने प्रश्नों के साथ आपके साथ होंगे। आपके लिए एक मूल मंत्र है। जिन बच्चों को लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई है, समझ में नहीं आया है, हमसे गणित हो नहीं रहा है, इस तरह की अगर कुछ बातें आपके मन में आ रही हैं तो कतई परेशान ना हो। परीक्षा तक हम आपके साथ होंगे, प्रतिदिन चुनिंदा प्रश्नों के साथ। आपको सिर्फ एक छोटा सा कार्य करना है कि एक बार इन सभी प्रश्नों को स्वयं करके देखेंगे। यदि नहीं होता है तो आप इस वीडियो से इन प्रश्नों को जान सकते हैं और उसके बाद उसी दिन इन्हें कम से कम 2 बार फिर से अभ्यास करेंगे। तो ये सिर्फ छोटा सा काम है आपका 1 से 1.5 घंटे का, यानी कि आरंभ के 20-25 मिनट में समझना और फिर बाद में 20-20 मिनट का ही कार्य होगा 2 बार आपका अभ्यास करने के लिए। गिनती के 5, 6 या 7, 8 क्वेश्चन होंगे, बहुत सिंपल सिंपल। यदि आप प्रतिदिन ऐसा करते हैं तो निस्संदेह आपके परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आ रहे हैं। बिल्कुल आप पूर्ण विश्वास रखें अपने ऊपर। आपको बस यही ध्यान रखना है, कम कार्य करना है लेकिन उसका अभ्यास अधिक। तो ज़्यादा कार्य के चक्कर में ना पड़े, थोड़ा करें बट उससे ज़्यादा बार करें, बार बार करें, बारंबार करें। तो आइए आज के प्रश्नों का आरंभ करते हैं। ये आपके लिए पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं। तो जो आपका रिड्यूस सिलेबस है, जो आपका अब आना है, उसके हिसाब से यहाँ बहुत ही आसान से कुछ प्रश्न दिए हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इन्हीं संख्याओं का अगला प्रश्न बनाया है कि गुणनखंड की घात का योगफल क्या है। तो परीक्षा में इनमें से कोई भी बात पूछी जा सकती है, तो आप इन्हें कीजिए, फिर आपके लिए हल करते हैं। 140 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम सर्वप्रथम 2 से भाग करने की कोशिश करें। ये 2 से भाग हो जाता है। आपको जैसा कि ज्ञात है कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से और 1 से पूर्णतया विभाजित होती है, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 भाजक होते हैं, एक वो संख्या स्वयं और दूसरा 1, उन्हीं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हुई 2। 2 से आरंभ किया, भाग करते हैं, 2 सत्ते 14 और ये 0 ऐसे का ऐसा। अभाज्य संख्या जैसे आपको बताया एक बार लिख देते हैं, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से सभी अभाज्य संख्याएं होती है। तो जब तक 2 से भाग जाएगा हम इसे 2 से भाग करते रहेंगे। तो 2 से फिर भाग करें 70 को, ये आया 35। अब 2 के बाद, क्योंकि 35 2 से भाग नहीं जाता, विभाजित नहीं होता पूर्णतया रूप से, तो 3 से भी नहीं जाता। फिर किसकी बारी आएगी? 5 की। तो 5 से भाग करें, 5, 5 सत्ते 35। इस प्रकार हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। आप इसका जरूर अभ्यास करें। एक प्रश्न इससे संबंधित अवश्य ही आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 5 गुने 7। यह आगे पीछे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी गुना 140 ही होगी। आपको याद आ रहा होगा, इसी को बोलते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। जी हाँ, कि कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के अद्वितीय रूप में लिखी जाती है, क्रम आगे पीछे हो सकता है। तो इसी परिभाषा को भी आप याद रखेंगे। एक अंक का यह भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला हम अभ्यास करें 576। इसी प्रकार से 2 से भाग करें, 2 दूनी 4, 1 हासिल 17, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बच गया, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करें, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8,
फिर 2 से भाग, जब तक 2 से भाग जाता रहे आप 2 से भाग करते रहें। तो 2 36 से फिर 2 18 दूनी 36 होता है। छोटा पहाड़ा है, छोटे पहाड़े से कर सकते हैं, बड़ा आता है तो बड़े से, लेकिन हमें अभाज्य संख्या ही करनी है, इसलिए हमने 2 से आरंभ किया। तो 2 निम 18। अब 9 क्योंकि नहीं जाता 2 से, तो अगली अभाज्य संख्या 3 और 3 तिये 9। इस प्रकार 576 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। ये 2 2 2 2 2 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार आपका ये 2 2 2 आया और 2 बार आपका 3 आएगा। देख लीजिए कहीं गलती से कम या ज़्यादा नहीं लिख दिया हो, ऐसा हम देख लेंगे। तो ये 576 के अभाज्य गुणनखंड हैं। इस प्रकार ये सवाल यहाँ पूर्ण होता है यदि इतना ही पूछा जाता है तो। एक और अभ्यास के लिए 720 फिर 2 से भाग करेंगे, फिर से 2 से भाग करें। ऐसे आसानी से आप भाग करते चले जाएं। 2 निम 18 फिर 2 से करें। अब ये 2 से नहीं जाता तो हम 3 से करेंगे। 15 फिर 3 से भाग हो गया। इस प्रकार 720 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार आपका 2 है, 2 बार 3 है और 1 बार 5 है। ये हुए 720 के अभाज्य गुणनखंड। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको अवश्य आना चाहिए। इससे संबंधित ही 2-3 सवाल इसमें आसानी से बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके इस अगले सवाल की कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड की घात का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जिस प्रकार पहले सवाल में हम पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, अब घात यहाँ कौन कौन सी है? 2 की घात कितनी बोली जाएगी? क्योंकि 2 2 बार लिखा है उसे घात बोलते हैं। 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितनी होगी? तो आप लिखेंगे 2। 5 की घात कितनी है? तो 1। अभी पूछा है घात का योगफल। तो 2, ये जो घात है 2 जमा 1 जमा 1, इन सबको जोड़ देंगे तो ये हो गया घात का योगफल। 2 जमा ये 1 और जमा ये वाली घात 1, तो कितना हुआ? 4। इस प्रकार अभीष्ट उत्तर प्राप्त होता है। इसमें भी आपको घात का योगफल निकालना है। तो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6। जब एक अंक का सवाल है, चाहे आप पूर्ण रूप से ना लिखें, आप यहीं से भी देख सकते हैं। यदि 2 अंक आ जाता है तो आप पूरा आराम से ऐसे करके दिखाएंगे। 2 की घात 6 गुना 3 की घात 2, बस और तो कोई है नहीं। अब घात का योगफल तो 6 जमा 2 बराबर 8, ये आपका उत्तर हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर 2 था 4 बार, 3 है 2 बार और 5 है 1 बार। तो अगर पूछते हैं 2 की घात कितनी है तो आप कहेंगे 4, लेकिन घात का योगफल तो सभी को आपस में जमा कर देंगे। 4 जमा 2 जमा 1 7। इस प्रकार ये बहुत ही आसान सवाल है जिसका आप अभ्यास करें। आइए अगले और एक प्रकार के प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तय यानी कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो कभी सवाल में दोनों पूछे जा सकते हैं, कभी कोई एक पूछा जा सकता है। एक और विधि होती थी, वो अभी आपके इस बार के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि की ही बात करेंगे। तो 6 और 8 आइए समझ लेते हैं किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो 6 का आप पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए, वही 6 को भाग करेंगे 2 तिया 6। अब आप सीख गए हैं तो हम सीधा लिख सकते हैं। 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि अपवर्तक में जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? अपवर्तक भाजक कोई बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ गुणनखंड निकाले। यहाँ हम क्या करेंगे, पहले एक बार ऐसा लिख देते हैं घात के रूप में, आपको आसानी रहे।
तो 2 की घात 1 और 3 की घात 1, नीचे है 2 की घात 3। तो जब भी आपको HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो आप देखेंगे कि ऐसा कौन सा अंक है आधार में जो दोनों जगह, यहाँ जैसे 2 है 3 और यहाँ 2, तो 2 जो हमारे पास गुणनखंड है वो दोनों जगह आ रहा है, तो हम पहले 2 लिखेंगे। HCF निकालने के लिए ये देखें कि यहाँ न्यूनतम घात क्या है, क्योंकि वही दोनों में शामिल है, वही उभयनिष्ठ हो सकती है, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है। यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, तो हम सिर्फ 2 की घात 1 लिखेंगे। तो आप याद रखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक के लिए समान आधार वाले गुणनखंड की जो न्यूनतम घात है, छोटी घात है, वो लिखेंगे। ये आपका HCF हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ यही कॉमन आ रहा था। इसी सवाल से हम LCM भी निकालना सीखें। तो LCM के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास गुणनखंड में है वो सब लिख दीजिए। मतलब जैसे यहाँ 2 है 3 और यहाँ 2, तो 2 और 3 दोनों ही लिख दीजिए। 2 को भी लिखें, 3 को भी। और तो कोई अंक आपको नजर आ नहीं रहा, ऊपर नीचे कहीं भी किसी भी संख्या में। अब आपको करना है पहले वाले सवाल का बिल्कुल विपरीत, यानी जो अधिकतम घात है वो लिखें। तो यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 3 है। अधिकतम घात यानी कि सबसे ज़्यादा क्या हुई 3, तो हम 2 की घात लिखेंगे 3। 3 तो है ही एक बार, तो हम सिर्फ 3 की घात 1 लिख देंगे। यदि कुछ और होता जो 1 से ज़्यादा होता तो उसे लिखते। तो ये हुआ आपका, 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8, और गुना में 3 लिखें तो कितना हुआ 24। और ये तो आप जानते ही होंगे, नहीं तो याद रखें कि किसी भी ऐसे दो संख्याओं की गुना 8 गुना 6 48 इनके HCF और LCM की गुणा के समान होती है। 24 दूनी 48, यहाँ से सत्यापित कर सकते हैं यदि किसी प्रश्न में ऐसा पूछा गया है तो। ये भी बात एक अंक के सवाल में आ सकती है। अगला प्रश्न करें 48 और 64। तो 48 के जैसे आपने सीखा इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये हुआ 48। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, यही बनेगा। इसी प्रकार 64 को देखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। इस तरह से 2 कितनी बार आया, यहाँ 6 बार। आप घात के रूप में लिखें तो 2 और 3 ही 2 अंक है, यहाँ 2 है 4 बार और 3 1 बार, नीचे 2 है आपका 6 बार और बस। तो HCF क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो आप लिखेंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसको लिखेंगे। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आपको 2 ही लिखना है। और न्यूनतम घात लेंगे तो न्यूनतम घात, यहाँ घात 4 है और यहाँ घात 6, तो जो कम है दोनों में वो आप लिख देंगे। यही आपका उत्तर होगा। है ना आसान। तो 2 को जब 4 बार गुना करते हैं तो ये हो जाता है 16। LCM ज्ञात करते हैं। LCM में इन सभी को लिखेंगे, 2 और 3 सब एक बार लिख लीजिए। अब जो अधिकतम घात है उसका विपरीत करेंगे HCF का। वहाँ सबसे छोटी वाली लिखी जो कॉमन है उसका, यहाँ कॉमन नहीं देखना, सब लिखने हैं। 2 भी लिख दिया, 3 भी लिख दिया, और जो ज़्यादा घात है अधिकतम वो कितनी है 6, तो 2 की घात लिखेंगे 6। 3 में तो एक ही है तो वही लिखेंगे। तो 2 को 6 बार गुना करेंगे और 3 से गुना कर देंगे, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 192। इस प्रकार हम संख्याओं के HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। एक और भी टाइप होती है जिसमें एक HCF या LCM में से कोई संख्या दी होती है और दूसरी हम इसके इसी नियम से ज्ञात करते हैं कि इन संख्याओं की गुना और इनके HCF और LCM की गुना समान होती है। तीसरा सवाल था आपका 12, 20 और 36 का HCF निकालना। तो 12 के गुणनखंड कीजिए, 2 गुना 2 गुना 3, 20 के 2 गुना 2 गुना 5, 36 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3।
घात के रूप में लिखें तो 2 की घात वहाँ होगा 2 और 3 की घात 1, 2 की घात 2, 5 की घात 1, 2 की घात 2 और 3 की घात 2। बहुत ही आसान। वैसे अब तक याद रखें, एचसीएफ हम क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ है, मतलब जो सभी में है, बस वो देखना है। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 उभयनिष्ठ हुआ। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 3 नहीं लिखेंगे, सब जगह होना चाहिए। 5 भी एक ही जगह, तो 5 को भी नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ 2 ही लिखा। अब घात जो इन सब में सबसे कम है 2 की घात, लेकिन यहाँ तो सब समान है, कोई बात नहीं, तो ये 2 2 2, इससे कम तो कोई है ही नहीं 2 की घात, तो इसको लिख देंगे 2 की घात 2, अर्थात इनका एचसीएफ हुआ 4। और एलसीएम इसी प्रकार पहले सभी अंकों को लिखेंगे, मतलब 2 3 और कौन है 5, और तो अलग आपको विभिन्न प्रकार से कोई दिखाई दे ही नहीं रहा, तो 2 3 5 इनको ऐसा लिख लेते हैं। अब देखेंगे इनकी अधिकतम घात कहीं से भी, यहाँ तो 2 है, तो 2 में तो 2 से ज़्यादा है ही नहीं, तो 2 लिख दिया। 3 की अधिकतम घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो जो ज़्यादा है उसको लिख देंगे। 5 की घात तो 1 ही थी, बस। अब इसे आपस में गुना करें, 2 दूनी 4, 3 गुना 3 9, 5 ऐसे का ऐसा, तो 9 गुना 4 गुना 5 यानी कि 5 चौके 20 गुना 9 180, ये हुआ इनका एलसीएम। अब आपका अगला प्रश्न था कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बताइए, परिभाषा दें, कथन लिखें। तो जैसा अभी हमने आरंभ में बात की कि कोई भी संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी जाती है तो वो अद्वितीय होती है। हाँ, उसका क्रम आगे पीछे हो सकता है, तो क्रम को ना ध्यान दें, तो वो अद्वितीय होती है और सभी संख्याओं को, जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, उन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। बस इसको किसी भी आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में बिना यह ध्यान दिए कि अभाज्य संख्याएं किस क्रम में आ रही है, अद्वितीय प्रकार से गुणनखंडित किया जा सकता है। ये है आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो आज का कार्य बस इतना ही। थोड़ा थोड़ा कार्य करेंगे लेकिन अभ्यास अवश्य करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप जरूर इसे एक बार समझने के बाद कुछ समय के बाद 2-3 घंटे का अंतराल देकर कोई और कार्य बीच में करके फिर एक बार फिर से इसका अभ्यास करें, और एक बार और। तो एक दिन में एक बार समझना और 2 बार अभ्यास। यकीन जानिए, ऐसा आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने वाले हैं। शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्ते।